हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भैया क्या हाल है तुम्हारे? मैंने सुना है कि तुमने एसएसटी का पेपर भी फोड़ दिया। कितना अच्छा पेपर गया, मैंने देखी तो तुम्हारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे और उसके लिए यार बहुत बहुत थैंक यू कि तुम है ना इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना कि भाई मन खुश हो जाता है। इसलिए मैं ना तुम्हारे लिए ना वो जो लास्ट मिनट रिविजन है ना उसको बनाने में मेरे को पूरी रात लग जाए, लेकिन वो तुम्हारा रिविजन करवाता ही हूं मैं। तो इसीलिए वो तुम्हें हेल्प करता है और उससे तुम्हारा पेपर अच्छा होता है और ये देख करके मेरे को काफी ज्यादा खुशी मिलती है। तो भैया कह रहे थे कि ना कि भैया एसएसटी का पेपर है, एसएसटी के पेपर में हमें डर लग रहा है। मैंने कहा था पेपर आसान आएगा, आया था ना आसान पेपर। इसी तरीके से साइंस का पेपर भी कहा था कि आसान आएगा। सभी के पेपर बहुत ज्यादा इजी आए, लेकिन साइंस का थोड़ा टफ था, कोई बात नहीं उसको छोड़ो। लेकिन अभी एक बचा हुआ आपका मैथ्स का पेपर जिसकी हम लोग तैयारी करेंगे, लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा आता है हिंदी का पेपर। अब कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी हिंदी है तो उनकी भी तो सपोर्ट करना जरूरी है ना। तो इसीलिए आप लोगों को हिंदी का जितना भी मटेरियल हो सकेगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और इसी के साथ में मैथ्स का भी आपको मटेरियल साथ में मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे स्टार्ट करें हिंदी। अब देखो यार, हिंदी जो सब्जेक्ट है ना, आपने पूरे साल भर, मेरे को पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब देखो आप करना क्या है, हिंदी की आपकी जो बुक है ना उनको एक बार अच्छे से रीड करो यार, उनको बुक को रीड करो। क्योंकि देखो यार, हिंदी के अंदर सिंपल सी क्या होंगी, आपके पास में स्टोरी होंगी। जब आप बुक को रीड करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर क्या है। जब आप स्टोरी को एक बार अच्छे से जान जाओगे, तो हिंदी को पढ़ने में टाइम नहीं लगता। जैसे कि आप कहानियां पढ़ते हो ना, वैसे ही बहुत ही आसान शब्दों के अंदर आप उसको समझ लोगे। फिर उसके बाद में आप क्या करना कि जो उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना वो एक बार कर लेना। बस हिंदी के लिए इतना करना सफिशिएंट है। बुक आपको कर लेनी और ग्रामर मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जितना भी होगा ना वो सब कुछ तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारे भैया तुम्हें सब कुछ देंगे जितना भी तुम्हें चाहिए ना एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक सब्सक्राइबर और हर एक व्यूअर बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करे। और ऐसा होता आया है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बोलते हैं कि भैया बहुत अच्छा पेपर हुआ। तो भैया ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच भैया। तो है ना, इतना बोलते हो कि भैया थैंक यू, आपकी वजह से हुआ, तो मेरे को अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ये बोलते हो ना। मैं सच बता रहा हूं, जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं ना तो भाई साहब अंदर से है ना ऐसे खुशी होती है। फिर वो जो मैं काम करता हूं ना उसको काम करने का और मन करता है कि यार और इनको ऐसे और अच्छा क्या प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं हिंदी के पेपर की। तो देखो, हिंदी के पेपर के लिए भी आपके पास में 3 घंटे का टाइम रहेगा। 80 नंबर का ये पेपर है, तो इसको हल्के में मत लेना, थोड़ा पढ़ लो, इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब इसके पास में आपको है ना, मैं बताता हूं, चाहे से हिंदी ए हो या फिर हिंदी बी हो, ठीक है। जो भी बुक है आपकी उसके अंदर आपको है ना एक तो है ना सही ढंग से वो एनसीईआरटी को रीड करना है। फिर उसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट आपके पास में आता है वो आता है यहां पर, जैसे कि जो खंड ए है इसके अंदर बहुविकल्प या फिर वस्तुपूर्वक क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सिंपल से, जैसे कि हमारे अनसीन इंग्लिश में होता है ना वैसे हिंदी में होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी हम लोग टेक्निक चेंज करें। देखो, एक आपके पास में रहेगा 5 नंबर का रहेगा, इसके अंदर आपके पास में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आपके पास में एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश के अंदर क्या करते थे, पीछे क्वेश्चन पढ़ते थे, तो आप इसके अंदर ना एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेना, क्योंकि इसका पैराग्राफ ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, बहुत ही छोटा पैराग्राफ आएगा, आप उसको आराम से कर सकते हो। तो देखो, अभी हम लोग इस पैराग्राफ को थोड़ा सा रीड करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि घर जैसा छोटा सा भावनात्मक दृष्टि से बहुत विशाल है। कि एक जो घर जैसा एक छोटा सा शब्द है जो कि भावना है ना, जैसे कि घर होता है ना, वो एक बहुत अलग ही फीलिंग देता है। आपके पापा, आपके मम्मी या फिर आपके दादा दादी से पूछना कि घर क्या होता है, तो वो घर को लेकर के बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, एक बहुत ही ज्यादा हैवी वर्ड होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इन समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते। एक तो घर होता है, फिर चाहे से आप है ना, जैसे कि आपने सुना होगा मकान हो गया, भवन हो गया, फ्लैट वगैरह, ये सब नहीं होता, लेकिन जो घर होता है ना, घर के वर्ड के अंदर अलग ही फीलिंग आती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों व बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक ही सीमित है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इसके अंदर ये जो लाइन है इसमें लिखा गया है कि जैसे कि मकान, भवन, फ्लैट हो गया, इन सभी का संबंध किससे, बाहरी देख दिखावे से, कि जो सजावट होती है इन सभी से इसका रिलेशन है। लेकिन जो वहीं पर ही घर है, घर का रिलेशन होता है दिल से। जैसे कि आपका और हमारा रिलेशन है दिल से, रिलेशन है हमारा। मैं आपको अच्छे से जानता हूं कि आपको क्या जरूरत होती है, क्या चाहिए होता है, वो सब कुछ मैं पहचान लेता हूं, फिर वो तुम्हें मिल जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसा यहां पे होता है कि जो घर है वो बेसिकली क्या होता है, एक भावनात्मक शब्द होता है। और वहीं पर ही जैसे कि मकान हो गया, फ्लैट हो गया, कोठी हो गया, ये सब क्या होता है, बाहरी दिखावे के लिए होते हैं, सजावट के लिए ये होते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। घर क्या होता है, प्यार भरोसे से बनता है। कि जैसे कि आपके घर में देखा होगा कि आपके पापा को आपके ऊपर ट्रस्ट है कि तुम अच्छा करोगे,
लोगे स्कोर, आपकी मम्मी को आपके ऊपर ट्रस्ट है। तो ये होता है। घर का मतलब ये नहीं होता कि मकान हो गया, नहीं, मकान अलग होता है, फ्लैट अलग होता है। फ्लैट मतलब होता है 4 दीवारी, ऊपर छत और नीचे जमीन, ठीक है। लेकिन जो घर होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव वाइब होती है, एक पॉजिटिव जो इमोशनल वर्ड है वो इसमें बताया गया है। एंड एक आदर्श घर वह है जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, अपनी आपसी तालमेल में छतें, जैसे कि रिश्तों में मधुरता, खिलखिले रंग और स्नेह, सम्मान, संवेदना की सजा हो। मतलब कि सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि एक घर वो होता है जिसके अंदर क्या है ना, लोगों के बीच में प्रेम की दीवारें हो। जैसे कि दीवार नहीं हो, प्रेम की दीवारें हैं कि लोग है ना आपस में ट्रस्ट करते हैं, उसी के साथ में उनका तालमेल अच्छा है छत की जैसे, और रिश्तों में मधुरता है, जैसे कि रंग होते हैं ना खिले खिले रंग की जैसे, स्नेह है, सम्मान है और संवेदना से सजावट होती है एक घर की। समझ के मेरी बात? इसके अंदर बेसिकली घर के अंदर की बात करी गई कि किस तरीके से घर होता है। तो अब हम एक बार इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपने इसको पढ़ा ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग ही कमेंट करके बताओगे कि इसका क्या आंसर होगा। पहले मैं पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद में कमेंट करना। क्वेश्चन ये है कि भावनात्मक दृष्टि से घर जैसा छोटे से शब्द का विशालता से में निहित है। कथन पढ़कर सही विकल्प चयन कीजिए। अब यहां पर कथन ये है, सबसे पहला है घर से रिलेटेड आपको इसमें बताना है कि भावनात्मक दृष्टि से घर एक छोटा सा शब्द है कि विशालता में क्या है, मतलब कि विशालता क्यों है उसका। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसका हम बोलेंगे कि प्रेम, विश्वास, नाते की मधुरता व संवेदनाएं। तो हमने इसके अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो ये वाली लाइन से रिलेटेड है कि घर, जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। इसी के साथ में इसमें लिखा गया है जिसमें प्रेम की दीवारें हो, आपसी तालमेल हो छत की तरह। तो ये सब चीजें आगे, तो यही शब्द फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, प्रेम, विश्वास, नातों की मधुरता व संवेदनाएं। तो पहला स्टेटमेंट तो इसमें क्या हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम से ये ट्रू हो चुका है। अब बाकी के स्टेटमेंट को देखते हैं। बाकी के स्टेटमेंट में कहा गया है, इसमें नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि आकर्षक बनावट, सुंदर लोक, वैभव व संपन्नता। नहीं यार, ये तो कहा ही नहीं गया ना इसमें, तो ये तो है ही नहीं, आकर्षक बनावट से रिलेटेड ही नहीं, ये तो घर थोड़ी होता है, वो मकान वगैरह होते हैं, ठीक है। देन फिर इसके बाद में आता है कि सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट एवं हरियाली, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखो उसके अंदर अंदर की सजावट है, कैसे हो रही है, जैसे कि प्रेम से रिलेटेड हो रही है कि लोगों के बीच में प्रेम संबंध है, वो रंग बिरंगे हैं, उससे रंग को कंपेयर किया गया है। स्नेह, सम्मान, सरलता, संवेदना व संपन्नता और वह सज सज्जा, मतलब नहीं है यार। यहां पे सिंपल से जो हमारे पास में सही आंसर रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक है, कथन का इसका एकदम से सही है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, देखो ये वाली लाइन से क्वेश्चन है, सेकंड लाइन से, देखो 2 लाइनों से क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन आएंगे, इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो किससे इनका रिलेशन है, मैंने आपको कहा था कि जो बाहरी दिखावा है उससे रिलेशन है इनका। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इनका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन है हमारे पास में बनावट व सजावट से है इनका रिलेशन। घर हो गया, मकान हो, घर नहीं, मकान, कोठी, कमरा, इन सब का रिलेशन। फिर इसके बाद में अगला आता है थर्ड वाला पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हमसे कहा गया है कि आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है। आपको सुख किसमें दिखाई दे रहा है भाई साहब, आप लोगों को सुख जो है वो दिखाई दे रहा है निजी जीवन व एकांकिकता में। मतलब कि आपको सिंपल सा डे टू डे लाइफ के अंदर और अकेले रहने में पसंद आ रहा है। जैसे कि आप भी देख रहे होंगे, आप में से को बहुत कम लोग होंगे जो कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, क्योंकि अभी ज्यादातर लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, छोटी न्यूक्लियर फैमिली के अंदर रहते हैं। तो आप देख रहे हो कि बेसिकली अभी लोग किस में रहना पसंद कर रहे हैं, सिंपल सी एक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर एज कंपेयर टू जॉइंट फैमिली में। तो इसीलिए लोगों को खुशी किस में मिलती है, लोगों को खुशी मिलती है एकांकिकता में, निजी जीवन में। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है गद्यांश में प्रेम का घर को क्या बताया गया है कि हमारा जो प्रेम का घर है वो क्या है। ठीक है, क्या है, मतलब कि आभूषण है, भरोसा है, आधार है या फिर उल्लास है। तो यहां पर ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिलेगा कि जो हमारा प्रेम का घर है ना वो क्या है, वो है आधार। तो इसीलिए इसका जो ख क्वेश्चन है वो इस तरीके से आसान हो जाएगा। इसके अनसीन पैसेज बहुत ही ज्यादा सिंपल आने वाले हैं, अभी बचा हुआ पेपर भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जल्दी से उसको पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मतलब
मतलब इसके अंदर तो एक ही चॉइस है, लेकिन जो आपके पास में पठित गद्यांश रहेगा, मतलब पद्यांश जो रहेगा, इसके अंदर आपको 2 चॉइस मिलने वाली, जिनमें से कोई सा भी एक आपको करना है। जैसे कि कविता है पूरी, अब देखो कविता जो है, कविता वाला थोड़ा टफ रहता है, इसके अंदर ये थोड़ा टफ रहता है, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी ही होगी आपको, ठीक है। तो ये जो पद्यांश है, ये 2 पद्यांश है, इनको कर लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यार क्या पूछा जाता है। वैसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब देन फिर इसके बाद में इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आते हैं कि क्या कहना चाहता है कवि, मतलब कवि आपसे इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि शूरवीर से रिलेटेड कविताएं आती हैं, या फिर देशभक्ति से रिलेटेड आती हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि वन से रिलेटेड कविताएं आती हैं, तो वो हमें पढ़ने के बाद में पता लग जाता है कि हमारे वातावरण को लेकर के। तो आपको जब उसे पढ़ो तो एक बार थोड़ा 2-3 बार पढ़ना उस कविता को। इस कविता को जो है एक एक पैराग्राफ को 2 बार पढ़ना, तो आपको अच्छे से इसमें समझ में आने लग जाएगा। देखो अगर मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें लंबा हो जाएगा, तो आप ये खुद से कर सकते हो काम। और इसके अंदर आपको चॉइस देखने को मिलेंगी, 2 कविता हैं, जैसे कि इसके अंदर फसल के है, फसल किसान के कच्चे अब्दे, ठीक है। तो अब ये जो है ये आप इसको आराम से पढ़िए और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और मैं आपको नेक्स्ट जो व्याकरण है, व्याकरण का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपके एग्जाम। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके पास में रचना के आधार पर वाक्य भेद से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना कि इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल ये 4 मार्क्स का आने वाले 4 तरीके के इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन करने 5 दिए जाएंगे, एक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो फर्स्टली मेरे को इसका आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। ABCD भी करके बता सकते हो, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि तुमने हिंदी नहीं पढ़ी होगी, और अगर पढ़ी भी होगी तो उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जो हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर आएगा बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इजी, कि मतलब अगर आप आज से 1 साल पहले भी सॉल्व करते ना तो भी आप है ना 70+ तो आराम से लेकर के आ सकते थे बिना पढ़े। लेकिन होगा क्या कि आपसे एग्जाम के अंदर पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी। तो अगर आप अभी देख रहे हो तो इस सैंपल पेपर को एक बार खुद से पूरा एक नोटबुक के अंदर अपना लिखो कि यार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर फर्स्ट, फिर इस तरीके से अपने इसको पूरा लिखो, तो आपको पता लगेगा कि यार मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, मेरी तो लिखने की ही प्रैक्टिस नहीं है। तो इसमें हिंदी के अंदर आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा चाहिए होगी, तो मेक श्योर कि आप हिंदी की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर आप लोगों ने बता दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो बेसिकली इसमें आता क्या है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा। जैसे कि ये सेंटेंस क्या गिवन है, ये है कि सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, ठीक है। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है संयुक्त वाक्य के अंदर। तो इसका जो संयुक्त वाक्य है वो क्या हो जाएगा, सूर्य उदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है, ठीक है। बेसिकली आपको सिंपल से संयुक्त के अंदर इन दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पर संयुक्त वर्ड कौन सा है, वो है यहाँ पर और है, ठीक है। तो आपको और लगा देना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर ख ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। देखो मेरी राइटिंग हिंदी की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मैं मेरा नाम लिख के दिखाता हूँ और हंसना मत। देखो मेरा है ना ये राइटिंग तो अच्छी है ना, देखो कितनी शानदार राइटिंग आई है ना, देख रहे हो इतनी अच्छी राइटिंग थी मेरी हिंदी की। और अगर आप कहोगे कि भैया हमने तो बस आपकी एक बार हिंदी की राइटिंग दिखा दो, तो अगली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसी के साथ में एक और बात बता देता हूँ यार, अब जब मैं इतना ही बातें कर रहा हूँ तो एक बात और बता देता हूँ कि आपको अगर सैंपल पेपर बाकी के देखने हैं, SST के, साइंस के, मैथ्स के, जितने भी सैंपल पेपर हैं वो आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी का ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा आराम से। तो वहां से जाकर के आप आराम से उनको देख सकते हो, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट भी देख लेना कि यार कहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी का भी आना ही वाला होगा। अब इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर की कहा गया है कि आपकी आवाज उठाने पर भी सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मतलब कि जैसे आप आवाज उठाओगे तो हम आपके साथ में खड़े हैं। तो आपको इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है मिश्र वाक्य में, ठीक है। तो मिश्र वाक्य आपका किस तरीके से रहेगा, इसका मिश्र वाक्य रहेगा कि आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो बेसिकली मिश्र के अंदर क्या होता है कि वो डिपेंडेंट, आप बोल सकते हो कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन को देखोगे, इसके अंदर लिखा गया कि आप आवाज उठाएंगे, मतलब अगर आप आवाज उठाओगे तो, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना होता है। फिर इसके बाद में इसी तरीके से 4th क्वेश्चन होता है और 5th क्वेश्चन होता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हो। अब इसके बाद में जो अगला आता है हमारे पास में, वो
आता है वाच्य के ऊपर आधारित क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपके पास में 4 नंबर का आएगा, 4 तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपको 4 कोई से भी आंसर करना है और एग्जाम के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको लिखना है उत्तर नंबर क्या लिखना है, उत्तर मैं क्या लिख रहा हूं यार ये, हाँ उत्तर आपको लिख देना है। जैसे कि उत्तर नंबर कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है हमारा 4th है, ठीक है 4th लिखा। फिर उसके बाद में फर्स्ट का लिख दो क, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, टीचर समझ जाएगा। सेकंड का आपको लिख देना है ख और इस तरीके से आपको इसके आंसर लिखना है, ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट मत करना अपना। तो यहां पर इसके अंदर कहा गया है कि आपको सिंपल सा क्या है कि सुमोलिचित कीजिए, मतलब कि आपको सिंपल सा मैच द कॉलम से रिलेटेड ये क्वेश्चन गिवन है कि आपको कॉलम 1 गिवन है, कॉलम 2 गिवन है, तो आपको सिंपल सा मैच करना है और उसका आंसर आपको करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में जैसे कि क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से जो कर्म वाक्य है उसका उदाहरण दीजिए, जो कर्म वाच्य है उसका उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर जो कर्म वाच्य है उसका उदाहरण रहेगा कि हमारे पास में कि रवीना गजल नहीं गा पाती, नहीं ये एकदम से गलत है। और फिर इसके बाद में रवीना से गजल नहीं गाई जाती, तो ये वाला इसके लिए एकदम से सही आंसर है, तो इसके लिए हमारे पास में ख ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास में 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 5 क्वेश्चन ये देख लीजिए। अगला जो आपके पास में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5th, वो रहेगा आपके पास में पद परिचय से रिलेटेड। अब पद परिचय क्या होता है, पद परिचय में बेसिकली आपको एक ये जैसे कि क्वेश्चन ही बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर गिवन है कि चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी। अब यहां पर आपको रेखांकित किसको कर दिया है, वो कर दिया है हरियाली को। मैं भी इसको क्या कर देता हूं, इसको हाईलाइट कर देता हूं हरियाली। अब आपको हरियाली के बारे में बताना है कि ये क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि हरियाली जो है, हरियाली एक संज्ञा है। अब ये संज्ञा कैसी है, संज्ञा है ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो यहां पर देखिए कि भाववाचक संज्ञा किसमें बस एक ही है, तो बस ये इसका सही आंसर हो गया, फर्स्ट हो गया। और उसी के साथ में ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हरियाली स्त्रीलिंग है और ये एक वचन है और उसी के साथ में इसमें कर्ता कारक है। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर कि ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। तो यहां पर जो जोर से है वो क्या है, तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर जोर से क्या है, ये है एक क्रिया विशेषण। तो अब ये कौन सा क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है आपके पास में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बस एक ढूंढ लो, उसका आपका आंसर एकदम से सिंपल सा क्लियर है, तो इसका ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बचे हुए क्वेश्चंस को करना है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास में अलंकार के ऊपर बेस्ड है। 4 क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, ये भी 4 नंबर का आने वाला है। तो इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, आपको एक जो लाइन है, कोई भी आप बोल सकते हो, कोई भी कविता की एक लाइन दी जाएगी और उसमें अलंकार पूछ लिया जाएगा। बेसिकली यही क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, बस अलंकार से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाला है। और फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके पास में पठित गद्यांश से, जो कि आपका बुक वाले जो चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड किसी से भी एक गद्यांश आएगा, तो आप ना इसको पढ़ना ही मत, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे से जाना है इसके क्वेश्चंस के ऊपर कि हालदार साहब ने क्या सोचकर दुखी हो गए थे, मतलब क्या सोच करके वो दुखी हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाले बिकाऊ कौम को देख करके दुखी हो गए थे। तो इस तरीके से आपको पता है कि यार आपने चैप्टर पढ़ के आया तो यहाँ पर पढ़ने में कोई टाइम ही वेस्ट नहीं करना। तो और फिर उसके बाद में अगला जो है कि आपके पास में गद्य पाठ से रिलेटेड आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और फिर इसके बाद में पठित जो पद्यांश है उसमें भी आपके पास में कविता आएगी। जैसे आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार इस कविता का है और उस कविता से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को एकदम से कर देने हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टेंशन मतलब बहुत ही आसान पेपर आता है हिंदी का। और फिर इसके बाद में आपके पास में पाठ्य जो आपके पास में मतलब कि पठित गद्यांश या फिर उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन आते वो आते पद खंड जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है खंड ख, जो कि आपके पास में रहेगा वर्णात्मक प्रश्न, जिसका मतलब ये होता है कि आपको इनके अंदर लिखना होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे अगर आप सभी के अंदर क ख भी लिख दोगे ना तो भी आपको आराम से 40 मार्क्स तक मिल जाएंगे। अगर नहीं भी आ रहा ना तो भी तुक्के तो कम से कम मार के ही आ जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना है ही नहीं, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये रहेगा आपके पास में गद्य पाठ के आधार पर आपको कोई से भी 3 प्रश्न करने हैं। उनका उत्तर जो है 20 से 30 शब्दों के अंदर का मतलब ये है कि आप कम से कम 2 से 3 लाइनें उसके बारे में आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। और हो सके तो आप इसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पॉइंट्स में जो आंसर होता है वो दिखता बड़ा है लेकिन वो होता बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके पास में पद्य पाठों से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं ये सारे। और फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना, ये आएगा पूरक पाठ्य पुस्तक से।
ये हैं थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चंस, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और इनकी जो शब्द सीमा है वो है 50 से 60 शब्द। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कम से कम 5 से 6 लाइनें इसके लिए लिखनी ही होंगी। तो आपको जाकर के यहाँ पर 4 नंबर देखने को मिलेंगे। और फिर इसी के साथ में आपको जो नेक्स्ट है वो है आपके पास में प्रश्न नंबर 14, जो कि आपके पास में रहेगा कि आपको अनुच्छेद लिखना है। अब अनुच्छेद आपके पास में आएगा 6 नंबर का, तो ये 6 नंबर का अनुच्छेद बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो। इसके लिए जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि टॉपिक आपको दे दिया कि जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको संकेत बिंदु दे दिया कि मानसिक दृढ़ता से मुश्किल हालातों का सामना संभव है। फिर उसके बाद में कठिन हालातों से 2-2 हाथ करने की शक्ति, और इस तरीके से आपको पॉइंट्स दिए होंगे। तो कम से कम है ना, आप सभी के है ना 3 से 4 लाइनें लिख देना। ठीक है, इन्हीं पॉइंटों को उठा करके इनसे रिलेटेड 3 से 4 लाइनें लिख देना, तो आपको ये पूरा अच्छे से हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से आपके पास में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि रहेगा आपके पास में कि ये जो है आपको मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आने वाला है आपको सिंपल सा एक पेपर के अंदर पत्र जो होते हैं ना, उसी टाइप का ही क्वेश्चन आने वाला है। मतलब पत्र आएगा आपके पास में, एक तो आएगा औपचारिक, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर, जो कि आपको कोई भी एक संपादक को लिखना होगा। सेकंड आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है कि आप अपने फैमिली रिलेटिव को या फिर अपने पापा मम्मी को उसमें लेटर लिखते हो। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि मेरे को आपको बतानी चाहिए वो ये है कि इसमें आपको कोई ना कोई एक नाम दिया होगा। ठीक है, कि कोई भी आपका नाम दे दिया होगा। जैसे कि मान लो कि आपका नाम है वो है राहुल, तो आपको ना एग्जाम के अंदर अपना नाम नहीं लिख देना, क्योंकि बहुत बार हम भावनाओं में बह जाते हैं और अपना नाम लिख देते हैं। तो अपना नाम नहीं लिखना इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया है मनश्वी मौर्य, तो आपको लास्ट के अंदर लिख देना है मनश्वी मौर्य और अपना नाम नहीं लिखना। अगर नहीं दिया होता तो आप उसकी जगह पर लिख सकते हो क ख ग, तो उससे पता लग जाएगा कि यार ऐसा किसी का नाम होता ही नहीं है। तो एग्जाम के अंदर अगर आप नाम लिखते हो तो उसके भी मार्क्स कटते हैं। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 16 है, उसमें ये कहा गया है कि आपको बेसिकली एक बायोडेटा तैयार करना है, कि आपने कोई एक स्टडी कर रखी है उससे रिलेटेड बायोडेटा तैयार करना है। ये सब बस एक बेसिक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। और सेकंड वाले के अंदर कहा गया है कि प्रकाशन के वरिष्ठ प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों के अंदर ईमेल लिखिए। ईमेल और आपके पास में बायोडेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा आपके पास में कि आपके चाचा जी जो हैं वो रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोली है, एक आकर्षक उनके लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। कि आप इसके अंदर विज्ञापन अगर करो तो विज्ञापन अच्छा सा बना करके आना, जैसे कि आपने बना दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह बना देना, बाय 1 गेट 1 लिख देना। तो मतलब एक के साथ एक फ्री लिखना, ये इंग्लिश नहीं है, बाय 1 गेट 1। ठीक है, इस तरीके के ऑफर लगा देना है और इस तरीके से आपको लिखना है कि आपका विज्ञापन जो है वो अच्छे से दिखेगा। अगर विज्ञापन नहीं लिखना चाहते हो तो दूसरे आपको मिल जाएगा कि आप उसके लिए बधाई संदेश भी लिख सकते हो। कोई भी 2 क्वेश्चन मतलब दोनों में से एक करना है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको इस पेपर का जो लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप इस पेपर को देख सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सैंपल पेपर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।